हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है बिजनेस आइडिया एंड टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस आइडिया कैसे जनरेट होता है, उसके लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है, बिजनेस रिपोर्ट कैसे बनता है, प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में आज डिस्कस किया करेंगे कि सर बिजनेस आइडिया क्या होता है और टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या लिखा है कि सर सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया। सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया का मतलब है कि सर कोई भी बिजनेस करने से पहले, कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले, उसके शुरू करने से पहले कोई भी चीजें, मतलब किस किस चीज के एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्या क्या मुझे बिजनेस के ओपन करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ये सब आइडियाज में हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इंटेंडिंग और प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर also need to understand how new business idea can change the level of business operation that will be lead to greater productivity and success। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि केवल न्यू बिजनेस आइडिया सोच लेना होता है। न्यू बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर दे, पूरे सिनेरियो को चेंज कर दे और आपको सक्सेस के पास लेके जाए। मतलब ऐसा बिजनेस आइडिया आपको सोचना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करके आप बिजनेस आइडिया को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहला है कि पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। खुद जाइए, खुद देखिए मार्केट, खुद बिजनेस को समझिए, ऑब्जर्व करिए कि कौन सा बिजनेस जो है हमारे लिए बेहतर हो सकता है। एंड एंटरप्रेन्योर क्लोज फ्रेंड फैमिली एंड मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, मतलब ये भी आपको बता सकते हैं कि कौन सा बिजनेस आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो अच्छे होते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एडवाइजर एंड कंसल्टेंट। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट से बात करके आप बिजनेस आइडिया के बारे में सोच सकते हैं। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर के माध्यम से कर सकते हैं कि वहां पे कौन कौन से बिजनेसेस अभी तक चल रहे हैं। इंटरनेट एंड सेमिनार के माध्यम उनको भी अटेंड करके कर सकते हैं। एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर, जैसे मेला वाला लगता है एग्जीबिशंस का, जिसमें अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो अपने सक्सेस के बारे में बताते हैं, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से बिजनेस आइडिया और डेवलप हो सकते हैं, अब किस चीज की कमी है। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कई लोगों का समूह बना लीजिए, जो प्रॉब्लम्स हों, जो भी बिजनेसेस ना हो रहे हों, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करिए, फिर उसका रिजोल्यूशन देके आप उसको क्या करिए, ओपन करिए। मतलब कई सारे सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से आप अपना बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं। चाहे तो पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू करिए, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, चाहे आप रिलेटिव से पूछिए, चाहे आप कोई एडवाइजर या कंसल्टेंट रख लीजिए। ठीक है, मैगजीन या न्यूज़पेपर के माध्यम से, इंटरनेट सेमिनार को अटेंड करके, ट्रेड फेयर को अटेंड करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, इन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। इन सोर्सेज, मतलब ये सोर्सेज हैं आपके बिजनेस क्या बोलते हैं, बिजनेस आइडिया के लिए। ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी की जब बात आती है तो फिजिबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी से होता है। ठीक है, कि बिजनेस आइडिया जो होना चाहिए उसकी एक्सेप्टेंसी होना बहुत जरूरी है। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मतलब उसके लिए हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जैसे कोई बिजनेस आइडिया सोचा आपने कि मुझे मान लो कार बनानी है, तो अब कार के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएंगे कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, ठीक है, मतलब जो भी चीजें आप करेंगे तो उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग एक करनी पड़ती है, उसको एक्सेप्ट करके आपको उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो जो फिजिबिलिटी का मतलब ये प्रोबेबिलिटी की, मतलब इसका आगे आने वाले फ्यूचर में क्या व्यवहारिकता क्या हो सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो इसके लिए भी कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं एलिमेंट्स की आवश्यकता के लिए हम फिजिबिलिटी वर्ड को यूज करते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा है कि फिजिबिलिटी इंप्लाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग वंस आइडिया, मतलब कि जो भी आइडिया आपको मिला है किसी से, तो उसके बारे में क्या करना, रिसर्च करना, जानना। ठीक है, फिर कि क्या वो पॉसिबल हो सकता है, जो मैं ये बोल रहा हूं क्या ये पॉसिबिलिटी है उस चीज की। ठीक है, आफ्टर चूजिंग अ बिजनेस आइडिया इट इज डिजायरेबल टू टेस्ट द आइडिया टू गेन अ सेंस ऑफ इट्स फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी मींस मेन ये है, फिजिबिलिटी स्टडी मींस कंप्लीट थ्रू एंड डिटेल स्टडी ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एनी प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट या आइडिया आप एक्सेप्ट करने वाले हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए और उसके एक्सेप्टेंस आपके पास होना चाहिए। एक गाइडलाइन है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज आल्सो हाईलाइट द वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट एंड द चांस ऑफ सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब जो भी मैंने प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया मैंने सोचा है उसके क्या चांसेस हैं सक्सेस होने के और क्या रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से आपके रिस्क आ सकते हैं, फेस करना पड़ सकता है, इन सब चीज के बारे में फिजिबिलिटी स्टडी करना जरूरी होता है। मतलब ये फिजिबिलिटी स्टडी बताता है
कि अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उससे पहले ही उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं, उसके होने वाले फायदे, उससे होने वाले नुकसान, सबके बारे में ये चीजें आपको क्या कर देता है, बता देता है। जैसे लिखा इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ प्रोजेक्ट सिग्निफाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी एट अ सिलेक्टेड लोकेशन, यूज ऑफ इनपुट लाइक मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी, कैसे प्रोडक्शन होगा, किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे लेबर्स होंगे, स्किल्ड होंगे, नॉन स्किल्ड होंगे, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपको पूरी स्टडी करनी पड़ती है। यही सब स्टडी फिजिबिलिटी स्टडी में आती है। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के फिजिबिलिटी स्टडी होते हैं, मतलब किन तरीकों से या किन चीजों के माध्यम से आप फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं। तो पहला आता है टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी में पहला क्या, कॉमर्शियल एंड मार्केट फिजिबिलिटी। मतलब आपको क्या समझना पड़ता है कि हमारी मार्केट में क्या कंडीशन है और हम किन तरीके के प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में ला सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है, कॉमर्शियल फिजिबिलिटी में बी रिफर्स टू एन एग्जामिनेशन ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रपोज प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज देने वाले हैं, क्या उसका मार्केट में उपयोगिता है कि नहीं है, ठीक है, ये देखना पड़ता है आपको, एग्जामिनिंग करना पड़ता है पहले ही। ये पहले ही आपको देखना नहीं, ये नहीं कि लॉन्च करने के बाद, ये पहले ही आपको एग्जामिन करना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आपको एग्जामिन करनी पड़ती है कि अभी की डिमांड क्या, व्हाट इज द करंट डिमांड, ठीक है, अभी की डिमांड जो मैं मतलब बिजनेस आइडिया सोचा हूं, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज देने की सोचा हूं, क्या उसकी जरूरत है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरीके की इंडस्ट्रियल, मतलब किसके लिए मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा, मतलब किसी इंडस्ट्री को देने के लिए वो प्रोडक्ट होगा, कि कंज्यूमर के लिए होगा, मतलब यूज करने के लिए, ठीक है। कंपटीशन है कि नहीं है, कितने लोग हैं, मतलब कितने ब्रांड्स हैं इसके, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा कंपनीज। व्हाट आर द इनकम ऑफ द कस्टमर इन द प्रोजेक्ट एरिया, ठीक है, कितनी इनकम है वहां के लोगों में। जैसे ऐसा नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया जो बहुत महंगा और वहां के लोग खरीद ही नहीं पा रहे, ये सब चीजें नहीं, आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि वहां के लोग आसानी से अपने इनकम के हिसाब से उसको खरीद लें। व्हाट आर देयर बाइंग हैबिट्स, ठीक है, मतलब कैसे वो उनकी बाइंग हैबिट क्या, ऑफलाइन मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान देते हैं कि ऑनलाइन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे अभी अगर आपसे पूछा जाए कि सर मैं ऑफलाइन मार्केटिंग करना चाहता हूं, तो आप बेवकूफ में श्रेणी में आएंगे। ये आपको कॉमर्शियल में समझा होगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग इज द प्रायोरिटी मार्केटिंग में आ गया है, कि ऑनलाइन लोग पहले सर्च करते हैं क्योंकि मोबाइल है सबके पास, ठीक है। तो ये चीजें सोचना पड़ता है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा ना, कि लॉन्च करने के बाद आप सोचेंगे, ठीक है। व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हमारी मार्केट में हमारा मार्केट कैसा होगा, कि हम कैप्चर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे ग्रोथ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो ये सब आपकी कॉमर्शियल एंड मार्केट फिजिबिलिटी में आता है। ये आपको बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले, या कह सकते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले, इसके बारे में पूरी स्टडी जान लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या था, कॉमर्शियल एंड मार्केट फिजिबिलिटी, ओके। दूसरे पे चलते हैं, सेकंड क्या है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अब कोई भी अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसे, अब उसमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट या लॉस क्या हो सकता है, ठीक है, कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कितना डिविडेंड अपने उनको देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, ये सब देखना पड़ता है। तो क्या लिखा है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ एंटीसिपेटेड बैलेंस शीट। आपको एंटीसिपेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ठीक है, कितना एसेट्स है, कितना फंड फ्लो है, कैश फ्लो कितना है, ठीक है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा, डिविडेंड डिसीजन लेना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा कि सर कितना टोटल इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, उसमें कितना हाउ विल बी द प्रोजेक्ट फाइनेंस, कैसा होगा वो प्रोजेक्ट फाइनेंस, मतलब उसमें पैसा लगाने से क्या हो सकता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से जो हम क्या ले सकते हैं, फंड ले सकते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप ही के पास पूरा पैसा होगा, तो आप बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। अभी की मनी मार्केट की सिचुएशन क्या है, कैपिटल की सिचुएशन, क्योंकि पैसे की बात आती है फाइनेंशियल की, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को देखना पड़ता है, ठीक है। कहां पे हाई रिटर्न मिलने का चांस है, इकोनॉमिक ग्रोथ उससे होगा कि नहीं होगा, क्या ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, कि शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, ये सब देखना पड़ता है। विच प्रोजेक्ट इज प्रोवाइडेड सक्सेस फॉर द लॉन्ग टर्म, कि मतलब कौन सा जो बिजनेस है, मतलब किन, मतलब मान लो मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो मुझे कौन सा बेहतर लगेगा, ठीक है, ये आपको देखना पहले से ही पड़ेगा। किस बिजनेस में लॉन्ग टर्म फायदा, शॉर्ट टर्म आप करना थोड़ी चाहते हैं, आप हमेशा लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं कि मेरा जो इंपायर है वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहे, ठीक है। जैसे रिलायंस है, टाटा, ये लोग भाई लॉन्ग टर्म वाले हैं, ये लोग कभी खत्म नहीं होंगे, बंद भी हो जाएगा तो इनका नाम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप बिजनेस करना चाहते हैं ताकि आप मार्केट में बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये सब किसमें आते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में आते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चंस आपके अंदर उठते हैं कि क्या बिजनेस कैसा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, कितने पैसे की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट कैसा होगा, कहां से हम लोन ले सकते हैं, किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम फंड अवेलेबिलिटी करा सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में आती हैं, ओके। थर्ड पे चलते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी। किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ मौजूद है, ये सब देखना पड़ता है। ये थोड़ी कि आपने बिजनेस आइडिया सोच लिया और बाद में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है आपके
मतलब कंट्रीज में, तो ये भी देखना पड़ता है। दीज देखो लिखा है इंटेल्स द इश्यू लाइक व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल नीड्स ऑफ द प्रपोज, मतलब उस बिजनेस को करने के लिए कौन से टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। व्हाट अदर इक्विपमेंट डज नॉट प्रपोज बिजनेस नीड्स, फ्रॉम वेयर विल इट्स दिस टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट ऑब्टेन, फ्रॉम वेयर कैन new raw material be obtained, what would be the equipment and technology, etc. The technical feasibility attempt to collect data based on the parameter like material availability, material requirement, planning, choice of technology, planned location, मतलब कहाँ पे वो बिजनेस ओपन होगा, फिर उसके बाद मटेरियल की अवेलेबिलिटी वहां कैसी आसानी से मिल जाएगी, नहीं किस तरीके की टेक्नोलॉजी, इन सब सारी चीजों पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। किस फिजिबिलिटी के अंदर, टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर, मतलब जो जहां पे भी आप वो बिजनेस करना चाहते हैं, जिस भी लोकेशन पे करना चाहते हैं, वहां पे सारी चीजें आप पहले से ही देख लेंगे कि वहां पे आसानी से मटेरियल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, क्या टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्या पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मुझे आसानी से मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, ये सब देखना पड़ता है। ओके, फिर इकोलॉजिकल, हमें ऐसा बिजनेस करना है जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा जो मतलब बिजनेस होना चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। लिखा नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू इग्नोर द इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड नो इकोलॉजिकल, मतलब इस पे इसको आपको नहीं छोड़ना है, केवल प्रॉफिट और पैसे और इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। टेक्नोलॉजी के बारे में ये भी देखना है कि किसी भी मतलब कस्टमर्स को कह सकते हैं, चाहे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी बिजनेस आइडिया को जनरेट करने से पहले। ठीक है, फिर क्या आता है लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। अब जो भी हम बिजनेस करना चाहते हैं वो लीगल होना चाहिए, कंपनी लॉ के अंदर होना चाहिए, लॉ को मानने वाला होना चाहिए। ठीक है, सब चीज का मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी एक्ट, जैसे इतने सारे एक्ट्स बने हुए हैं, मतलब चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे इंडस्ट्रियल लेबर लॉ हो, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट हो, चाइल्ड लेबर एक्ट हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो, बोनस एक्ट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो, प्रोविडेंट फंड एक्ट हो, ईएसआई एक्ट हो, मतलब जितने भी एक्ट हैं इनको इसके अंदर शामिल आपको करना ही पड़ेगा। इसके बारे में भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। जैसे कहीं भी, जैसे मान लो इंडिया का रूल है तो इंडिया के रूल को मानना पड़ेगा, आप फॉरेन में जाओगे तो वहां के रूल को मानना पड़ेगा, चाइना जाओगे तो चाइना, मतलब जो भी आपके फॉरेन कंट्रीज है वहां जाओगे तो वहां के रूल रेगुलेशन को आपको मानना ही पड़ेगा। उसकी भी पूरी स्टडी आपको करनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस के अंदर किन सारे एक्ट्स की आवश्यकता है, तो उन एक्ट्स को आप लागू कराएंगे। ठीक है, उनका बेनिफिट आप प्रोवाइड कराएंगे अपने लोगों को। ठीक है, तो ये सब चीजें स्टडी आपको करनी पड़ती है। तो 5 स्टडीज थे। कौन कौन सी स्टडी थी? एक पहले की कॉमर्शियल और मार्केट के बारे में समझना, मार्केट को समझना, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी समझना, कितना पैसा लगने वाला है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है, इन सब सारी चीजों, प्रॉफिट लॉस एंटिसिपेटेड कितना हो सकता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्नोलॉजी, मार्केट, मटेरियल अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन प्लेस, कहाँ पे ये चीजें अवेलेबल होना चाहिए। जो भी आप बिजनेस आइडिया सोचिए वो इकोलॉजिकल होना चाहिए, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं उससे पहुंचना चाहिए। ठीक है, लीगल पॉसिबिलिटी, लीगल ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा कोई बिजनेस ना हो जो इन सब लॉ को ना मानता हो। ठीक है, तो आपको इस लॉ के अंदर ही उन बिजनेस लॉ के बारे में, बिजनेस आइडियाज के बारे में आपको फिजिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसको शामिल करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या था, फिजिबिलिटी स्टडी, कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है और उसके बाद उसके टाइप्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा, और सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे जो कि होने वाला है बिजनेस प्लान। ठीक है, बिजनेस प्लान। ठीक है, अब प्लान का मतलब क्या होता है सर, ये भी सोचना ही होता है। ठीक है, ये भी आप क्या करते हैं, आप एज्यूम ही करते हैं, एजम्पशन है बिजनेस प्लान। तो क्या लिखा है देखो कि बिजनेस प्लान इज प्रिपेयर टू एग्जीक्यूट द वायबल प्लान। अ बिजनेस प्लान इज एसेंशियली अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्यूचर बिजनेस, कि हमारा फ्यूचर में बिजनेस क्या होने वाला है, क्या होगा, अभी किए नहीं है, अभी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और ये रिटेन होना चाहिए। हेल्प ऑफ एन एंटरप्रेन्योर फॉर स्मूथ प्रिपरेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आप एक रोड मैप बनाए, जैसे आप प्लान को मानते हो कि सर बिजनेस प्लान का मतलब एक रोड मैप फॉर सेटिंग अप द बिजनेस। ठीक है, कि एक रोड मैप है कि मैंने उसमें स्टेप्स बनाए हो कि एक स्टेप पूरा हुआ, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, इस तरीके से प्लानिंग होती है। जैसे हम अपने फ्यूचर की प्लान करते हैं ना कि अभी मैं सीए बन गया, अभी मैं टीचर बन गया तो मैं आईएएस भी बन सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता है, तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। तो पहले स्टेप्स मेरा फाइनेंशियल स्ट्रांग होना है, तो मैंने क्या टीचिंग वाली फैसिलिटी आपकी अपना ली, तो टीचिंग में अच्छा करता हूँ, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। अब मुझे लगा कि भाई मुझे मेहनत करके मैं आईएएस भी बन सकता हूँ, तो धीरे धीरे प्लानिंग, वो प्लानिंग सोचा होगा, ये नहीं कि अभी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो पहले से प्लानिंग होना चाहिए। वैसे ही बिजनेस प्लान भी होता है कि एक सेटअप है, एक रोड मैप है कि उसको आप देख देख के आप क्या करते हैं, अपने आप को सक्सेस के लेवल तक लेके जाते हैं। तो वही बिजनेस प्लान होता है। बिना प्लान के आप कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, इट प्रोवाइड्स एन डेप्थ रिपोर्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन विच द कंपनी फंक्शन, व्हाट द कंपनी प्लान टू डू इन द नियर फ्यूचर एंड प्रिकॉशन एंड इट्स परफॉर्मेंस, कि वो क्या करेगी, क्या फंक्शन होगा, उसका प्लान क्या है आगे फ्यूचर का, अगर उसके परफॉर्मेंस में कुछ भी दिक्कत आती है तो उसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग होना जरूरी है। जैसे इन अ सिंपल वर्ड देखा जाए कि बिजनेस प्लान इज रिटन स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर प्रोपोजेस होना चाहिए, प्रोपोजेस टू टेक अप इट्स काइंड ऑफ गाइड कोर्स ऑफ एक्शन, वो क्या करने वाला है, व्हाट एन एंटर में होप्स टू अचीव इन हिज बिजनेस, वो कि अपने बिजनेस में क्या अचीव करना चाहता है, एंड हाउ इज गोइंग टू अचीव,
अचीव इट, वो कैसे अचीव करेगा कि पहली चीज की उसका बिजनेस क्या होना चाहिए, कैसा वो एक्शन लेगा, ठीक है, वो क्या होप कर रहा है कि हमारी अचीवमेंट किस तरीके की होंगी, मतलब हम क्या इस बिजनेस में अचीव कर पाएंगे, और उस वहां तक पहुंचने के लिए वो क्या क्या काम करेगा, कौन कौन से फंक्शंस को लाएगा, कौन कौन से टेक्निक्स या स्ट्रेटेजी को लेके आएगा, वो सब प्लानिंग वो लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था बिजनेस प्लान। जैसे मार्जे डोलिंगर है, इन्होंने क्या बोला, द बिजनेस प्लान इज अ फॉर्मल रिटन एक्सप्रेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल विजन डिस्क्राइबिंग द स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशन ऑफ प्रपोज वेंचर, की मतलब जो बिजनेस ओपन करने वाला है उसका विजन क्या है, उसमें बताता है कि क्या स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन होगा इस बिजनेस को चलाने के लिए, इसका स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मोटो क्या है, ये सब चीजें आप एक बिजनेस प्लान में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे क्या है, फीचर्स की बात आती है, कभी कभी एडवांटेज की बात आती है, तो वही लिखा है फीचर्स एंड एन आइडिया बिजनेस प्लान। ठीक है, तो पहली चीज है कि सर ये रिटन होना चाहिए, पहला फीचर ये होता है कि सर रिटन होता है, सब कुछ सामने लिखा होता है, आप उसको देख के उसके थ्रू अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, इसके बने रहने से एक फायदा होता है कि इंफॉर्मेशन देने में, किसी को बताने में बहुत सहायता हो जाती है, आपको बार बार बोलना नहीं पड़ता, आप एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखे हुए बिजनेस प्लान का वो दिखा देते हैं, ठीक है, और उसमें सब लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट शुड क्लियरली डिफाइन द प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट एंड प्रमोटर्स, और इसमें सब कुछ लिखा होता है, इसमें डिफाइन किया गया होता है प्रोडक्ट क्या होगा, अगर कोई सर्विस देने वाला है, मार्केट कौन सी कैप्चर होगी, प्रमोटर्स कौन है, कौन फंडिंग करेगा। ठीक है, ये इट शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट, ये पूरी तरीके से कंप्लीट और सही होता है, मतलब जैसे आप बोलना और रिटन फॉर्म में लिख देना दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप लिख चुके हैं मतलब वो पत्थर की लकीर हो चुकी है, उसको आप बदल नहीं सकते, बाद में भले बदल लीजिए लेकिन अभी नहीं बदल सकते। इट शुड बी डायनेमिक इन नेचर, मतलब इसमें कभी भी चेंजेस लाया जा सकता है। ठीक है, इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, ये रिटन फॉर्म में होता है। बिजनेस प्लान इसीलिए बनाया जाता है कि सर इंफॉर्मेशन देने में आसानी होती है, ये पता करने में आसानी होती है कि सर प्रोडक्ट या सर्विस क्या देने वाले हैं, इसके प्रमोटर्स कौन है, ठीक है, इसमें कौन कौन फंड करने वाले हैं, ये एकदम कंप्लीट एंड एक्यूरेट होता है। ठीक है, डायनेमिक नेचर का होता है। ठीक है, और क्या होता है, रिटन फॉर्मेट में होता है। ओके, इसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने का, वो तो फीचर थे, उसके फायदे थे कि पहली चीज है कि बिजनेस प्लान हेल्प द बिजनेस ओनर टू कंसंट्रेट ऑन ऑब्जेक्टिव एंड थिंक अबाउट द क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर। अब उस बिजनेस प्लान में हमें ये डिसाइड हो जाता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि उसके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या, उसका कंसंट्रेशन उस पर लगा होता है कि और उसके बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है उस प्लानिंग के थ्रू, उसके थ्रू हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये वो देखता है उसके थ्रू। बिजनेस प्लान ऑल्सो हेल्प टू सेट गाइडलाइंस, कि वो एक गाइडलाइन बना देता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि उसी के रास्ते पे आपको चलना है। ठीक है, उससे बहकना नहीं है। ठीक, इट प्रोवाइड्स बेटर आइडियाज एंड चांस ऑफ ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर आप प्लानिंग किए होते हैं तो आपको ग्रोथ करने में आसानी होती है। जैसे मैंने बताया ना कि पढ़ाई मैंने की, मैंने टीचिंग किया, फिर उसके बाद मैं आईएएस बना, तो ये मेरी एक क्या है, आपका बेटर आइडिया है ये, कि मैंने पहले से सोचा था तभी मैं ग्रोथ कर पाऊंगा, नहीं तो अगर नहीं सोचा होगा तो मैं ग्रोथ में नहीं आ पाऊंगा। बिजनेस प्लान हेल्प टू मैनेज द बिजनेस, मतलब अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपको मैनेज करने में क्या होती है, बहुत आसानी हो जाती है बिजनेस को। जो आगे आने वाले रिस्क हैं उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही उसकी प्लानिंग कर चुकी है। मतलब जो भी उसके रिस्क आएंगे, जो भी लॉसेज होंगे, उसकी रिकवरी पहले से ही कर लेंगे। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज फाइनेंशियल पर्पस दैट कैन बी यूज्ड बाय बिजनेस कंपनी ओनर टू शो इट फाइनेंस फॉर फंडिंग। मतलब आपको अगर जब पैसा लेना होता है तो आप इस बिजनेस प्लान का यूज करके आप किसी से भी फंडिंग करवा सकते हैं। आप उसको बताने थोड़ी जाएंगे हर चीजें, कुछ चीजें आप उसको बुकलेट के रूप में देंगे, वो पढ़ेगा, उस चीज को समझेगा और फिर क्या करेगा, आपके यहाँ पैसा प्रोवाइड करता है। इट इज अ टूल ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का एक टूल है। ठीक है, कि इसके बिना बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। बिजनेस प्लान हेल्प टू मेक इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द रीजन दे शुड स्पेंड मनी ऑन कंपनी। मतलब वही है कि बिजनेस प्लान हेल्प करता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के अंदर क्या करें, पैसा लगाएं, इसके लिए भी होता है। ठीक है, तो बिजनेस प्लान का बहुत सारे यूज है। तो पहला हमने पढ़ा कि बिजनेस प्लान क्या होता है, कि सर बिजनेस प्लान एक रोड मैप होता है कि ताकि हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, बिजनेस को सेटअप कर सकें। ठीक है, इस और कंपनी का विजन क्या है, कंपनी अपने फंक्शन बिजनेस को करने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करने वाली है, क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज होने वाले हैं, ये सब वो बिजनेस प्लान में रखती है। फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आता है कि सर अगर आपको एक गुड बिजनेस प्लान बनाना है तो उसके लिए किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वही लिखा है एसेंशियल्स ऑफ द, मतलब गुड मतलब बढ़िया बिजनेस प्लान अगर आपको बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होना चाहिए। तो पहला है कि सर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का डायरेक्शन क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी किन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट में लाना चाहती है, ये पहले से ही उसने डिसाइड किया हुआ है। दूसरी चीज हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस में अगर जो प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उसको भी आप हाईलाइट कर दें। ठीक है, मतलब वही ना फिजिबिलिटी, वही तो है ना कि प्रॉब्लम्स क्या अराइज हो सकते हैं। ठीक है, वही फिजिबिलिटी। एवरी प्लान ऑफ बिजनेस मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, जो भी प्लानिंग होनी चाहिए वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, नहीं कि हम आपको कुछ और बता रहे हैं, लिखा कुछ और है। ठीक है, लॉजिकल एंड पॉसिबल, जो भी आप बिजनेस प्लान करिए वो लॉजिकल होना चाहिए और पॉसिबिलिटी उसकी होनी चाहिए उसके पूरे होने की। ठीक है, और ये रिटन, कभी भी ओरल नहीं होना चाहिए, रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए, बार बार इसके मीनिंग में भी आ रहा है।
फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी टू कीप बिजनेस ऑन ट्रैक। प्लानिंग से एक फायदा हो जाता है कि सर हम लोग बिजनेस ट्रैक पे हमेशा रहते हैं, हमेशा हम ट्रैक पे रहते हैं, कभी ट्रैक से भागते नहीं। ठीक है, प्लान शुड नॉट टू ब्लूप्रिंट फॉर बिजनेस, प्लान शुड नॉट टू ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। एक चीज याद रखिएगा कि जो बिजनेस प्लान होता है वो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए, नॉट नहीं है, ठीक है, शुड टू है, ठीक है, मतलब किसी भी बिजनेस प्लान को सक्सेस होने के लिए बिजनेस प्लान का होना बहुत जरूरी है। अगर ये रहता है तो आप सक्सेस में जरूरी सक्सेस जरूर आप पा जाएंगे। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि आपको फ्यूचर में क्या करना है तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आपको अपना फ्यूचर पहले से ही डिसाइड है कि यही करना है तो आप कभी ना कभी सक्सेस जरूर होते हैं। लेकिन जब आपको यही नहीं पता कि मेरा सक्सेस क्या है, जो मिल जाए जो हो जाए, ये वो लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाते, वो एक लेवल तक ही रह जाते हैं, उस लेवल से कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, इट शुड फ्लेश एंड स्ट्रेटेजिक प्लान, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एंड सेल प्लान, क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ स्मूथ ऑपरेशन एंड परसुएट द लेंडर एंड इन्वेस्टर। तो ये आपको प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट का डेवलपमेंट हो, सेल बढ़े, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फंडिंग हो हमारे कंपनी के अंदर, इन्वेस्टर्स बढ़े, तो इसके लिए बिजनेस प्लान का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसीलिए लिखा ना कि मतलब एक बिजनेस प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। एक तो पहला कि कंपनी का डायरेक्शन क्या है, कंपनी प्रॉब्लम्स भी राइज उसमें करती है, सभी चीजें उसमें डिफाइन होनी चाहिए। जो भी वो बिजनेस प्लान कर रही है वो उसकी पॉसिबिलिटी एंड लॉजिकल होना चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, बोल के वाला नहीं होना चाहिए। जो भी स्ट्रेटजी होती है उससे बिजनेस ट्रैक पे रहता है तो उसके बारे में भी सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। बिजनेस प्लान से हम सक्सेस के थ्रू बढ़ सकते हैं, इसलिए होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स हमारे कंपनी के अंदर पैसा लगाएं, ठीक है, फंडिंग बढ़े, ठीक है, और सेल मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छा हो, सेलिंग हो, मार्केट हमारा अच्छा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये सब चीजें एक गुड बिजनेस प्लान को बहुत अच्छा बना देती हैं, मतलब बिजनेस प्लान को अच्छा बनाती। ठीक है, तो ये था आपका बिजनेस प्लान। फिर क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट प्रपोजल। मतलब अगर आप कोई बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं या उसके महत्व क्या होते हैं, कि इसको बनाने से आपको गाइडेंस मिल जाता है। भैया आपने फीचर में ही पढ़ा है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल या बिजनेस प्लान करता हूं तो इससे मुझे गाइडेंस मिल जाती है, उसके थ्रू हम अपने आप को आगे लेके जाते हैं। हेल्प इन कन्विंसिंग अदर, दूसरे को कन्विंस करने के लिए, दूसरे को मनाने के लिए हम बिजनेस प्लान का इस्तेमाल करते हैं। प्रोवाइड स्वॉट एनालिसिस, ठीक है, स्वॉट एनालिसिस का भी हम लोग क्या करते हैं इसमें, मतलब स्ट्रेंथ क्या होगी, वीकनेस क्या होगी, ये सब चीजें इसमें करते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि जो भी हम प्लानिंग की है उसको जस्टिफाई करते हैं, मतलब उसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि भाई इस प्लान को इसीलिए किया गया, ये स्ट्रेटजी इसीलिए बनाया गया। फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, देखो फिजिबिलिटी स्टडी प्लान के अंदर ही आता है, पहले से ही चीजों को सोचना, रिस्क है क्या है, कॉमर्शियल है, सारी चीजें। ठीक है, एक्शन प्लान करने में सहायता होती है, फंड बढ़ाने में, मतलब ज्यादा फंडिंग हमारे कंपनी के अंदर आए, इन्वेस्टर्स बढ़े, इसके लिए भी बिजनेस प्लान अच्छा होता है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कई इंस्टीट्यूशन का मुझे सपोर्ट भी मिल जाता है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप की भी ग्रोथ हो जाती है इसके थ्रू। ठीक है, मतलब ये सब क्या था, स्ट्रेटेजी था या क्या, सॉरी सिग्निफिकेंस था किसी भी बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट प्रपोजल की आप राइटिंग करते हैं, अगर उसको आप बनाते हैं तब। ठीक है, इससे फायदे क्या हो सकते हैं। फिर इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं बिजनेस प्लान के अंदर, ये मुझे, या ये कभी एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट प्रपोजल। देखो और करके मैंने बिजनेस प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल सब लिखा है, वो कुछ भी तरीके से पूछ सकता है, तो डरिएगा नहीं। प्रोजेक्ट प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल एंड बिजनेस प्लान, ठीक है, रिटन, वो सब का एलिमेंट सेम ही होता है। ठीक है, तो पहली चीज है कि सर उसमें इंट्रोडक्टरी पेज होता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी पेज में क्या लिखते हैं आप, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी लिखते हैं। ठीक है, इंटरप्रेन्योर का नाम लिखते हैं, एक है तो एक ही लिखेंगे। ठीक है, उसमें सबका मोबाइल नंबर लिखेंगे, फैक्स नंबर था तो पहले फैक्स नंबर लिखते हैं, सबकी ईमेल आईडी लिखते हैं, कंपनी की वेबसाइट अगर है तो वो भी लिख देते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में यही सब तो लिखते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ डिस्क्राइब द कंपनी, इट्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या क्या चीजें और भी होती हैं इस इंट्रोडक्टरी के मेमोरेंडम, ये तो आप सब जानते हैं, कंपनी अगर खोलेंगे तो एमओए बनाना जरूरी है, एओए बनाना जरूरी है, कितना पैसा आपने लगाया है, कितना स्टेक होल्डर्स हैं आपके कंपनी के अंदर, किस तरीके का बिजनेस है, ठीक है, किस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, ये सब आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या लिखते हैं कि किस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आता है, कंपनी लॉ के अंदर आता है, पार्टनरशिप के अंदर आता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आता है, सब आपको लिखना पड़ता है। एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, ये सब लिखना पड़ता है, कौन कौन से लोग कितने एक्सपीरियंस है, कितना क्वालिफिकेशन है उनकी। ठीक है, मार्केट एनालिसिस उसके अंदर लिखना होता है कि इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या होगा, क्या इसके थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन क्या है, आप किस कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट या सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं, उसमें भी ये लिखना, मतलब ये लिखना जरूरी होता है। मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी, प्रोडक्ट और उसकी प्राइस क्या होगी, ये सब आप इसमें मेंशन करते हो, ताकि लोग इसी को तो देखेंगे, भाई ये प्रोडक्ट कैसा है, किसके लिए एप्लीकेबल किया गया है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग क्या है, क्या इतनी प्राइसिंग अगर हम देते हैं, मतलब करके अगर हम किसी को बेचते हैं कस्टमर्स को, तो क्या वो लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। ठीक है, फिर अचीव वंस कमिटमेंट है। कमिटमेंट वेरी वाइटल फॉर सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर, इट हेल्प्स एज
a tool for measuring involvement in the business. Many good idea remain as idea due to lack of commitment. मतलब जो भी हम कमिटमेंट का मतलब क्या है कि मैंने बोल दिया तो वो करना ही है, तो कभी कभी बिना जब कमिटमेंट नहीं होता है ना तो कोई काम नहीं होता है, तो इसीलिए कमिटमेंट का होना बहुत जरूरी है। कुछ भी बताना, उसमें मेंशन करना कि ये चीजें तो हमारे कंपनी का मेन लोगो है, हमारे कंपनी का मेन मोटो है कि ग्रोथ हो, सक्सेस हो, नंबर 1 कंपनी बने, ये कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर फिजिबिलिटी स्टडी भी होनी चाहिए। भैया आप इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले से ही चीजों को प्लान कर लेना, पहले से ही मार्केटिंग, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल चीजों को प्लान कर देना, फिजिबिलिटी स्टडी में आता है। ये भी देखो इसमें बिजनेस प्लान के अंदर ही आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस वेंचर, पूरे बिजनेस वेंचर का डिस्क्रिप्शन होगा कि सर प्रोडक्ट की प्रॉफिट, प्रोडक्ट का डिटेल क्या होगा, अगर सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो सर्विसेज कौन सी आप देंगे। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन कैसे चलेगा, मतलब किस स्केल का होगा कि आपका मिडिल है, ठीक है, मीडियम इंटरप्राइजेज है, स्मॉल है, ठीक है, लार्ज है, ये सब आपको देना पड़ेगा। किस तरीके की इंप्लॉइज में जरूरत है, किस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये सब आप उसमें लिख देते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना शेयर होगा, प्रोपराइटरशिप कितना होगा, पार्टनरशिप होगा, कॉपरेशन होगा, सब कुछ आप इसके अंदर लिखते हैं। किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आपकी होगी, किस तरीके का मैन पावर होगा, स्किलफुल होगा, नॉन स्किलफुल चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, ये सब आप पहले से ही डिसाइड करते हैं। प्रोडक्शन का प्लान, प्रोडक्शन आप कैसे करेंगे, एंटरप्रेन्योर मस्ट बी डिस्क्लोज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मेथड ऑफ, किस तरीके का प्रोडक्ट कैसे करेंगे और किस तरीके के मेथड का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन के लिए, भी आप उसमें लिखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी लिखते हैं कि कितना कैपिटल लगेगा, किस तरीके का कैपिटल होगा, वो कैपिटल का सोर्स क्या होगा, कितनी इनकम होगी, कितना मेरा नेट प्रॉफिट होगा, ये सब आप लिखते हैं। रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, उसके सोर्सेस क्या होंगे, किन तरीकों से रॉ मटेरियल को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन में आपका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके 11 मतलब एलिमेंट्स हैं जो फिजिबिलिटी कह रहा हूं, बिजनेस प्रपोजल कह सकते हैं, बिजनेस प्लान के रिटर्न में कह सकते हैं, या प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए जरूरी होते हैं कि सर इंट्रोडक्टरी पेज बनाते हैं। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव समरी उसमें लिखते हैं, मार्केट एनालिसिस पूरा लिखते हैं। ठीक है, अचीव वंस कमिटमेंट लिखते हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज के बारे में लिखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस वेंचर के बारे में लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्लान के बारे में लिखते हैं, मैन पावर प्लानिंग के बारे में लिखते हैं, प्रोडक्शन प्लान के बारे में लिखते हैं, फाइनेंशियल प्लान के बारे में लिखते हैं, और फिर उसके बाद रॉ मटेरियल प्लानिंग के बारे में भी आपका लिखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा बिजनेस प्लान। ठीक है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस प्लान, फिजिबिलिटी स्टडी, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस प्लान के फीचर्स, ठीक है, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो ये था पूरा अभी के लिए, मतलब ये अभी हाफ ही है, मतलब इसको कह सकते हैं कि पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, अभी स्टडी करते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। तो थैंक यू।